3, 2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। यूथ कांग्रेस ने अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का फूंका पुतला। यूथ कांग्रेस जिला प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को महंगाई हटाओ महारैली के लिए दिया लक्ष्य। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से 12 दिसंबर को जयपुर में महंगाई के खिलाफ होने वाली महारैली में अजमेर से यूथ कांग्रेस के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष गणेश घोघारा के निर्देशानुसार यूथ कांग्रेस के जिला प्रभारी यशवीर सूरा व शहर अध्यक्ष यासिर चिश्ती की अध्यक्षता में मंगलवार को बस स्टैंड के पीछे एक रेस्टोरेंट में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक में रैली के लिए लक्ष्य दिया गया। जिला प्रभारी यशपाल सूरा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई हटाओ रैली में कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के राज में गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने के तेल और खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने से गरीब लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। कोरोना महामारी के साथ महंगाई से आम आदमी की कमर टूट चुकी है। यूथ कांग्रेस द्वारा शहर अध्यक्ष यासिर चिश्ती के नेतृत्व में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पुतला फूंक कर विरोध भी जताया गया। यासिर चिश्ती ने बताया कि जिस प्रकार मोदी और अमित शाह ने पूरे देश को बेचने की कसम खा रखी है और झूठे वादे करके देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है, ठीक उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी के अल्पसंख्यक मंत्रालय संभालने के बाद से समस्त देश की दरगाहों में लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। विश्व प्रसिद्ध अजमेर की दरगाह में 4 नाजिम जो कि IAS, कर्नल व बड़े बड़े सरकारी पदों से रिटायर होने वाले अधिकारी होते हैं कि आखिर क्या कारण है कि एक के बाद एक नाजिम इस्तीफा दिए जा रहे हैं। गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। हुजरा और शौचालय प्रकरण में दरगाह शरीफ की संपत्ति और दुकानें फर्जी तरीके से बेची जा रही हैं। इस अवसर पर शहर अध्यक्ष सैयद यासिर चिश्ती, पार्षद शाकिर, सोना धनवानी, लक्ष्मी सिरोया, नमन जैन, प्रेम सिंह गौड़, संदीप शर्मा, राजा चिश्ती, शमशुद्दुआ, जाहिद, गिरीश आसनानी, वसीम खान रंगरेज, कयूम, मोहसिन, वाहिद, अयूब शेख, हेमराज खारोलिया, पीयूष सुराणा सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिस तरीके से मोदी और अमित शाह जी ने देश को बेचने की कसम खाई है, उसी पद चिन्हों पर चलते हुए मुख्तार अब्बास नकवी जी, जो कि अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला हुआ है इनको, ये उनके पद चिन्हों पर चलते हुए देश के जो धार्मिक स्थल हैं उनको बेच रहे हैं अपने एजेंटों द्वारा। दरगाहों में और ऐसे धार्मिक स्थलों के अंदर इन्होंने अपने लोगों को बैठा रखा है। लगातार ये चौथे नाजिम ऐसे हुए हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है, जो कि ये कोई छोटे मोटे पदों पर नहीं रहते हैं। ये IAS अधिकारी कर वहाँ पे जो टीचर्स हैं उन लोगों को उनकी अस्मत के साथ में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। आखिर हम लोग पूछते हैं ये दरगाह कमेटी में चल क्या रहा है। सबसे बड़ी बात, गरीब नवाज यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पे लाखों करोड़ों रुपया गबन किया जाता है। हुजरा, शौचालय, दुकानें और जो दरगाह की संपत्तियां हैं उनको भ्रष्टाचार में लिप्त करके उनको बेचा जाता है। ये क्या प्रॉपर्टी किसी के बाप की नहीं है, ये प्रॉपर्टी अखिलियत की है, ये प्रॉपर्टी यहाँ के गरीब नवाज की ट्रस्ट की है, ये प्रॉपर्टी गरीब नवाज के मानने वालों की है। अगर कोई सुविधा दी जाती है तो गरीब नवाज के जो चाहने वाले आते हैं, जो ज़ायरीन आते हैं, उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए। बतौर इसके ऊपर वो सुविधा उनकी खत्म करके ये प्रॉपर्टियां लेन देन नीचे से जो चल रहा है, आज युवा कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए मुख्तार अब्बास नकवी का पुतला जलाया है। और साथ ही में कुछ बातें ऐसी भी सामने आई हैं, जो भी कर्मचारी दरगाह कमेटी का अगर भ्रष्टाचार के विरोध में आवाज उठाता है, उसको यहाँ पे इतना प्रताड़ित किया जाता है। लगातार 4 कर्मचारियों ने यहाँ पे सुसाइड किया गया है और उसके बाद उनके घर की जो विडोज हैं, जो उनके घर की जो औरतें, उनके साथ उन्होंने ऐसा इल्जाम लगाया कि उनको अस्मत के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है।
ये कतई हम लोग अजमेर में बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अजमेर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इस बात के ऊपर आह्वान करता हूं कि हमारे अजमेर के अंदर अगर इस तरीके की धार्मिक स्थलों में रहते हुए लोग जो गंदी हरकतें, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, अगर ये करेंगे तो ये कभी भी युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। मित्तल अस्पताल के सामने कचरा बीनने वाले खानाबदोश परिवार को परेशान करने पर मेयर ने किया पाबंद। ठेकेदार के कर्मचारी ने खानाबदोश परिवार के साथ की मारपीट पीड़ित ने वीडियो बनाकर मेयर को दिखाया। मंगलवार शाम मित्तल अस्पताल के सामने बने कचरा डिपो से कचरा बीनकर अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे खानाबदोश परिवार को ठेकेदार के कारिंदे ने मारपीट कर वहां से भगा दिया। इस घटना का पीड़ित परिवार ने वीडियो बनाया और नगर निगम पहुंचकर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा को दिखाकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल यह पीड़ित परिवार नगर निगम पहुंचा, जहां महापौर से मिलने के लिए बाहर ही खड़ा था। तभी पार्षद द्रौपदी कोहली ने इन्हें देखा और इनसे पूछताछ की तो घटना का पता चला। इसके बाद द्रौपदी कोहली इस परिवार को लेकर मेयर के पास गई। तब मेयर ने तत्काल ठेकेदार को फोन कर पाबंद कर दिया कि गरीब परिवार को परेशान ना किया जाए। अभी आया था वो गरीब परिवार, तो ये जो कचरा बीनते हैं ये लोग थे, ये मित्तल के सामने जहाँ कचरा रहता है वहाँ की बोल रहे थे कि हम कचरा बीनते हैं, तो हमको ठेकेदार के आदमी ने मारा और उन्होंने कहा कि महीने के 18,000। जब वो इतना अगर 18,000 रुपये दे सकते तो उनको वो कचरा बीनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी मैंने ठेकेदार को बोला कि ये तुम्हारे आदमी हैं जो मतलब इनको मार रहे हैं और परेशान कर रहे हैं कचरा बीनने वालों को, तो इनको बोलो जाके। तो उन्होंने कहा मैं अभी तुरंत कार्रवाई करता हूँ, देखता हूँ, अगर कल कार्रवाई नहीं करी तो कल मैं फिर वापस बुला के ठेकेदार को बोलूँगी। हाँ, पाबंद कर दिया मैंने उनको बोलकर। कुछ महिलाएं बाहर खड़ी थी तो मैंने पूछा भाई आप लोग कैसे क्या इस तरह से परेशान हो रहे हो, तो कहा कि हम लोग कचरा बीनते हैं, मित्तल हॉस्पिटल के पास में जो कचरा डिपो है उसमें कचरा बीनते हैं और वो ठेकेदार हमें परेशान करता है, पैसे मांग रहा है, ऐसे कर रहा है। तो फिर मैंने महापौर जी से मिलाया उनको और महापौर जी ने पूरा उसी समय ठेकेदार जी को फ़ोन किया और कहा आज के बाद इनको परेशान किया तो इसके खिलाफ़ एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा अब इन लोगों का ऐसा कुछ नहीं है, इनका रोज़गार है, ये काम करे। हमने इनको थोड़ा कह दिया भाई थोड़ा कचरा वचरा ना फैला के और आप अपना काम जो कमा रहे हो कमाओ और दूसरों को भी परेशानी नहीं है। ठेकेदार जी को भी कह दिया है और वो आज के बाद इनको परेशान नहीं करें। हम इधर कचरा बीनते हैं, अब ईदगाह रहती है, हम किराए के मकान में हम 5,000 किराया भरते हैं और बाड़ी नदी में रोज़ 400-500 कबाड़ा बीनते हैं। कभी इनके राकेश भैया आते हैं, कभी हम पैसे देते नहीं तो हमको कभी झापड़ वापड़ मारते हैं, धक्का वक्का करते हैं और पैसे नहीं भरे तो लड़के भेजते हैं मारने के लिए और नहीं भरे तो कभी मम्मी को तंग करते हैं, कभी मेरी बहन को तंग करते हैं, कभी मेरे को तंग करते हैं और पैसे नहीं भरेगा तो मतलब डिपो छोड़ के भगोना से। तुम्हारा बाप मांगते हैं आपसे 18,000 मांगता है और हमने मना कर दिया। 18,000 मतलब 5,000 भरेगा बाबूजी से ज़्यादा नहीं। हाँ, महीने का 18,000 मांगता है और हम 18,000 मना करते हैं तो बोलता 5,000 महीने के दो। हम बोले कैसे देंगे बाबूजी, हम तो खुद 500 रुपये कमाने वाले, माँ की दवा लेके आए, बहन के इलाज कराए तो नहीं बोलता है और हमारे बच्चे जो पढ़ते लिखते भी नहीं कुछ ही है। और किस तरह गुजारा करते हो आप कचरा बीनकर? रोज के 300-400 कपड़ा बीनते हैं, इसमें 100 रुपये की दवाई आई थी मम्मी की और बाकी 300-400 हम 100 रुपये जमा करते हैं, बीसी भरते हैं और 200 रुपये खाना बनाते हैं हम। मारपीट करी क्या आपके साथ? हाँ, मेरे साथ मारपीट करी थी, मेरे को धक्का वक्का दिया कचरे के ऊपर, बोला कचरा नहीं बनेगा तू ना से। किससे मिले आज आपको? हम मैडम से मिले आज। क्या आश्वासन दिया आपको? हमें मैडम बोले हम करवा देंगे करो। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं डिपो के पैसे छुड़वाए और हमें हमारे साथ दिए, कचरा नहीं देने दिए। एक ही डिपो 10 साल से मिल रहे हैं आज से हम। संयोगिता नगर में निर्माणाधीन जिला एवं सत्र न्यायालय में अभियोजन भवन बनाने की मांग। अभियोजन पक्ष के सरकारी वकीलों ने जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी को सौंपा ज्ञापन। संयोगिता नगर में निर्माणाधीन जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन में अभियोजन भवन नहीं बनने को लेकर वकीलों में असंतोष है। इसे दूर करने के लिए जिला न्यायाधीश मदन लाल भाटी को सरकारी वकीलों द्वारा एक ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत नए न्यायालय में अभियोजन पक्ष के वकीलों के लिए एक अलग से भवन बनाने की मांग की गई है। विशिष्ट लोक अभियोजक विवेक पाराशर ने बताया कि नवनिर्मित न्यायालय में अभियोजन भवन निर्मित किए जाने और सरकारी वकीलों को अलग से चैम्बर व स्टाफ को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है। जिला न्यायाधीश ने आश्वस्त किया है कि उनकी मांग को यथास्थान पहुंचाकर कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर बड़ी संख्या में सरकारी अधिवक्ता मौजूद रहे। आज जो जितने भी अभियोजन अधिकारी हैं, चाहे वो सरकारी सेवाओं से जुड़े हो, चाहे लोक अभियोजक कार्यालय से संबंधित हो, जितने भी सरकारी अभिभाषक गण हैं जो सरकार की पैरवी करते हैं और अभियोजन अधिकारी के नाम से जाने व पहचाने जाते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी बात है कि अजमेर के अंदर जो नया अदालत का परिसर संयोगिता नगर पर बन रहा है उसके अंदर एक अभियोजन भवन का अभाव है और अभियोजन अधिकारियों को, क्योंकि वो अदालत के अंदर जो है
जितने भी पीड़ित लोग आते हैं उनकी पैरवी करते हैं। उनके लिए सभी अभियोजन अधिकारी को अपना कक्ष चाहिए होता है, स्टाफ के बैठने की माकूल व्यवस्था चाहिए होती है, उसके साथ में गवाहों को समझाने के लिए स्थान चाहिए होता है। और जितने भी गवाह वगैरह आते हैं, चाहे वो आम जनता से जुड़े हों, चाहे पुलिस अधिकारी हों, चाहे किसी अन्य विभाग से आए हो, चाहे पीड़ित हो, सभी अभियोजन भवन में आते हैं। उसके बाद में वो पत्रावली देखकर गवाहों को सोच समझने के पश्चात अदालतों में जाते हैं। अदालतों में जाने वाली जो फाइलें जो अभियोजन अधिकारी के पास रहती है वो भी उन्हीं के पास रहती है, तो उनको रखने के लिए स्टोरेज की बहुत जगह की आवश्यकता होती है, लाइब्रेरी के लिए आवश्यकता होती है। तो इन सब की आवश्यकताओं की कमी जो नया अदालत का परिसर बन रहा है उसमें है, उसके लिए हम डिमांड कर रहे हैं कि जिस तरह से इस अदालत के अंदर अभियोजन भवन अलग से बना हुआ है, लोक अभियोजक अपर लोक अभियोजक बैठने के लिए अलग से चैम्बर की व्यवस्थाएँ हैं, और नए अदालत परिसर में भी उसी तरह की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो हम इनसे निवेदन कर रहे हैं या तो अभियोजन भवन हमें बनाकर दिया जाए, और नहीं तो हमें वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक लंबा चौड़ा प्लॉट दिया जाए, जिससे हम माननीय जिला कलेक्टर से अनुरोध कर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत अपना भवन को तैयार करवा सकें। इसी के लिए हम जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय से आज मिले हैं और उन्होंने आश्वासन दिया वो निश्चित रूप से इस पर सकारात्मक कार्रवाई करेंगे। और हमारे साथ सारे अभियोजन के जितने भी सेवा के लोग हैं, एडीपी साहब वीरेंद्र सिंह जी राठौड़, इनके नेतृत्व में भी सारे जो सरकारी अभिभाषक वो पधारे हुए हैं और सारे सब मिलकर आज इस मांग को पूरा करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। आदर्श नगर थाना अंतर्गत गांव सेदरिया में मिला विस्फोटक सामग्री का जखीरा। गांव में रिहायशी बस्ती के बीच गोदाम बनाकर रखा गया था भारी मात्रा में विस्फोटक। सहायक पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरदा के निर्देशन में मंगलवार शाम आदर्शनगर थाना प्रभारी सुगन सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने गांव सिदरिया की रिहायशी बस्ती के बीच बने एक गोदाम पर दबिश देकर भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। आदर्शनगर थाने के सब इंस्पेक्टर कन्हैयालाल ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि गोदाम मालिक पुष्कर रोड निवासी प्रमोद जैन और आदर्शनगर जवाहर कॉलोनी निवासी चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रमोद जैन ने अपनी खदान में इस्तेमाल करने के लिए अवैध तरीके से विस्फोटक मंगाकर गोदाम में रखा था, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आदर्शनगर थाना पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 5/9 और आईपीसी की धारा 286 के तहत आरोप पंजीकृत कर पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही गोदाम से जिलेटिन की छड़ों के 8 पैकेट, आरडीएक्स डेटोनेटर के 3 कार्टन, एल्यूमिनियम डेटोनेटर 9, ऑप्टीजेल के 9 और इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर व सेफ्टी फ्यूज के 3 कार्टन बरामद किए हैं। 7/12/2021 को श्रीमान सीओ साहब उत्तर सुमित जी मेहरडा व श्रीमान एसओ साहब की संयुक्त कार्रवाई में गांव सेंदरिया में दबिश दे करके एक गोदाम में दबिश दी गई, जिसमें प्रमोद जैन द्वारा अपने गोदाम पर अवैध जिलेटिन, कोऑर्डिनेट डेटोनेटर, ऑप्टिकल जेल और एल्यूमिनियम एक्सप्लोजिव तथा इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर तथा सेफ्टी फ्यूज अवैध रूप से रखे हुए थे, जिनको जब्त किया गया है और प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान किया गया। कितनी मात्रा में सर ये मिला? ये है जिलेटिन 8 पैकेट है, कोऑर्डिनेटर डेटोनेटर 3 कार्टून है, ऑप्टी जेल 9 कार्टून है, एल्यूमिनियम एक्सप्लोजिव 9 कार्टून है। किनको इसमें अनुसंधान के लिए प्रमोद जैन सनम रूपचंद जैन निवासी पुष्कर रोड का है और एक चेतन सिंह सनम हेम सिंह रावत, उनको उनसे पूछताछ की जा रही है। सर कोई नाबालिग को भी? नाबालिग का भी कोई नहीं। सर किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ? 5/9 एक्सप्लोजिव एक्ट और 286 आईपीसी में प्रकरण दर्ज किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए विधिक जागरूकता रैली का आयोजन। जिला कलेक्ट्रेट से जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने हरी झंडी दिखाकर किया रैली का शुभारंभ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत के प्रचार प्रसार के लिए बुधवार को समस्त जिला मुख्यालयों व तालुका स्तर पर जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। अजमेर में जिला कलेक्ट्रेट से जागरूकता रैली का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश मदन लाल भाटी व प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने हरी झंडी दिखाकर किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने बताया कि 11 दिसंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते और समझाइश से लिटिगेशन के मामलों को निपटाने के साथ ही विभिन्न तरह के लंबित अदालती वाद भी निपटाए जाएंगे। इसे लेकर लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्र छात्राएं हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर विभिन्न मार्गों से होते हुए निर्धारित स्थान पर पहुंचेंगे। आयोजन किया गया है कि 11 तारीख को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है
उसकी सफलता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में मुकदमों का निस्तारण हो और आपसी समझाइश और प्रेम प्यार की भावना से लोगों के बीच में प्रकरणों का निस्तारण हो, इसलिए इस रैली का आयोजन किया गया है। और मैं सभी से अपील करता हूं कि इस लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया कि कलेक्ट्रेट से शुरू हुई रैली अजमेर क्लब चौराहा, सावित्री कन्या महाविद्यालय, सावित्री चौराहे से जवाहर रंगमंच होते हुए आना सागर चौपाटी पहुंचेगी। रैली में लोक अदालत से संबंधित फ्लैक्स और बैनर के जरिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी तरह समस्त तालुका में भी रैलियों का आयोजन किया जाकर जागरूकता फैलाई जा रही है। 11 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में वैवाहिक पारिवारिक विवाद, मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम प्रकरण, सभी दीवानी प्रकरण, श्रम एवं औद्योगिक विभाग, पेंशन मामले, बैंक वसूली मामले व सभी राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण विवाद आपसी सहमति से निपटाए जाएंगे। जी, ये रैली अजमेर जिले के नागरिकों को लोक अदालत के बारे में जागरूक करने के लिए आज कलेक्ट्रेट से प्रारंभ हुई है। ये गवर्नमेंट कन्या कॉलेज से लेकर जवाहर रंगमंच से होती हुई आना सागर चौपाटी तक पहुंचेगी और वहां पर डिस्पर्स होगी। रैली का उद्देश्य है कि आम जन को लोक अदालत के बारे में जानकारी प्राप्त हो और सुलह समझौते के महत्व को समझे और अपने मुकदमे का जो न्यायालय में पेंडिंग है या वो विवाद उत्पन्न होने वाले हैं उनमें समझौते के जरिए निस्तारण करवाएं। आवाज दो कार्यक्रम के अंतर्गत संभाग स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन। स्पीक अप मोबाइल ऐप से महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा से संबंधित प्रश्नों के स्कूल कॉलेज की छात्राओं ने दिए उत्तर। अजमेर रेंज पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगाथिरी की अध्यक्षता में बुधवार को राजकीय सावित्री बालिका स्कूल के सभागार में संभाग स्तरीय विभिन्न स्कूलों की छात्राओं के साथ क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने बताया कि आवाज दो कार्यक्रम के तहत पूर्व में आयोजित की गई ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के प्रथम व द्वितीय विजेता रहे अजमेर, टोंक, नागौर और भीलवाड़ा के विजेताओं को यहां ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया गया है। आज सावित्री स्कूल के सभागार में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिला सशक्तिकरण और बालिका सुरक्षा से संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें दर्शक भी हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में अजमेर की टीम प्रथम रही है, जबकि द्वितीय स्थान पर भीलवाड़ा, तृतीय स्थान पर नागौर और चतुर्थ स्थान पर टोंक की टीम रही। इस दौरान महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता अभियान से संबंधित आवाज दो मोबाइल ऐप के संबंध में भी चर्चा की गई। आज आवाज़ दो कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर सावित्री स्कूल के अंदर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। यह जो क्विज प्रतियोगिता है ये पूर्व में ऑनलाइन आयोजित की गई थी, जिसके अंदर भीलवाड़ा, नागौर, टोंक और अजमेर जिले के जो भी प्रथम और द्वितीय स्थान जिन विद्यार्थियों ने प्राप्त किया था उन विद्यार्थियों का आज यहाँ फाइनल ऑफलाइन क्विज प्रतियोगिता हुई है। और इस क्विज प्रतियोगिता के अंदर महिला सशक्तिकरण से संबंधित, आवाज़ दो से संबंधित इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता हुई थी, जिसके अंदर बहुत सारे प्रश्न किए गए, जिसमें बढ़ चढ़कर इन्होंने बच्चों ने हिस्सा लिया। विशेष तौर पे दर्शकों ने जो यहाँ पर थे उन्होंने लिया था और प्रथम स्थान अजमेर जिले की टीम ने प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान भीलवाड़ा जिले की टीम ने प्राप्त किया, तृतीय नागौर और चतुर्थ स्थान टोंक जिले की टीम ने प्राप्त किया। आईजी एस सेंगाथिर ने कहा कि पुलिस महिला अपराधों के संबंध में संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। महिला अत्याचारों की रोकथाम, महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक दुराचार की रोकथाम में सजगता एवं जागरूकता एक महत्वपूर्ण कड़ी है। अजमेर रेंज में आवाज दो के नाम से जागरूकता अभियान चला जा रहा है। इसका मूल उद्देश्य महिलाओं को कानूनी अधिकारों एवं प्रावधानों के प्रति प्रशिक्षित एवं जागरूक करना है। महिलाओं की आपात परिस्थिति में सहायता के लिए स्पीक अप मोबाइल ऐप सक्रिय है। इससे मुश्किल के समय में महिलाओं को लोकेशन आधारित सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत पॉक्सो एवं महिला अत्याचारों से संबंधित प्रकरणों में न्यायालय के माध्यम से अपराधियों को सजा दिलाने में प्राथमिकता रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर 9920725555 के माध्यम से भी महिलाएं सहायता प्राप्त कर सकती हैं। इसी प्रकार सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स का भी उपयोग किया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में शिकायत पेटिका भी लगाई जा रही है। इसमें छात्राएं अपनी शिकायतें एवं समस्याएं गोपनीय तरीके से डाल सकती हैं। इनकी मासिक एवं साप्ताहिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की गई है। उन्होंने कहा कि महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 का भी महिलाएं उपयोग ले सकती हैं। इसका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी ने आवाज दो अभियान के बारे में जानकारी प्रदान की।
मुख्य रूप से जो आवाज़ दो कार्यक्रम के तहत लोगों में, विशेष रूप से महिलाओं में, बच्चियों में अवेयरनेस फैलाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम चला रहे हैं। उसके तहत स्कूल, सावित्री स्कूल परिसर में किस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन किया था। उसके तहत बच्चों में इस मुद्दे पे, विशेष रूप से जो महिला सुरक्षा, बालिका सुरक्षा मुद्दे पे ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलें, जागरूकता फैलें, उसके संबंध में एक और प्रयास है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के द्वारा कांग्रेस और भाजपा द्वारा की जा रही रैलियों पर रोक लगाने की मांग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रखते हुए 12 दिसंबर और 10 दिसंबर को राजनीतिक पार्टियों कांग्रेस और भाजपा द्वारा की जा रही रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा करने पर रोक लगाने की मांग को लेकर आरएलपी पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह रावत ने बताया कि एक तरफ जहां तीसरी लहर का खतरा पूरे देश पर मंडरा रहा है, सरकार कोरोना की गाइडलाइंस जारी कर शादी, शमशान, धार्मिक कार्यक्रम और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम न करने के निर्देश जारी कर रही है, वहीं सरकार में बैठे नेता उसका मजाक बना रहे हैं। क्या नियम कायदे सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही बने हैं, नेताओं के लिए नहीं? वहीं देश की भाजपा और कांग्रेस जैसी राजनीतिक पार्टियां लाखों की भीड़ इकट्ठा करके जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाह रही हैं और कोरोना जैसी महामारी को खुला निमंत्रण दे रही हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि नेताओं को जनता की परवाह है या इनकी राजनीतिक भविष्य की। जहां आज मेडिकल व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं मजबूत करने का समय है, वहीं यह लोग पार्टी को मजबूत करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मांग करती है कि 12 दिसंबर को कांग्रेस की महारैली और 10 दिसंबर को भाजपा की राजस्थान में होने वाली प्रदर्शन रैली पर रोक तुरंत प्रभाव से लगाई जाए। यदि नियमों के विरुद्ध ये लोग ऐसा करते हैं तो आने वाली महामारी का जिम्मेदार भी इन्हीं लोगों को ठहराया जाए। अन्यथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी भीड़ के साथ जयपुर में इनका विरोध करेगी और राहुल गांधी और अशोक गहलोत से इस चीज़ का सीधा सवाल जवाब करेगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासनिक और राज्य सरकार तथा राज्यपाल की होगी। आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि जिस प्रकार कोरोना की तीसरी लहर आ रही है जो बहुत अपने आप में खतरनाक है। पिछली लहर में लगभग 1 करोड़ लोगों ने जान गंवाई, लेकिन अभी सरकार अपनी चिंता कर रही है। जहां पर चिकित्सा व्यवस्था, मेडिकल और दवाइयों की व्यवस्था करनी चाहिए, वहीं पर सरकारें मीटिंगें कर करके केवल अपनी सरकार बचाने का कार्य कर रही है। और 12 दिसंबर को जो कार्यक्रम होने जा रहा है वहाँ पर 2 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा करके लोगों के जीवन में संकट डालने का कार्य कर रही है। तो मैं राज्यपाल और राष्ट्रपति मोदी से निवेदन करता हूं तो इनके जो 10 तारीख और 12 तारीख के भाजपा और कांग्रेस के होने वाली रैलियां, उसके ऊपर रोक लगाई जाए, जिससे लोगों के जीवन को बचा सके। वरना आने वाले समय में कोरोना अपना भयानक रूप ले लेगा। अन्यथा इसके जिम्मेदार खुद राष्ट्रपति होंगे, राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे और देश के प्रधानमंत्री होंगे। सर्वधर्म एकता समिति ने तीर्थनगरी पुष्कर से की सेवा कार्यों की शुरुआत। मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारा के बाहर जरूरतमंदों को गर्म कंबल, टोपी व मोजे वितरित। सर्वधर्म एकता समिति द्वारा पिछले 12 वर्षों से हर साल दिसंबर माह में सर्दी के मौसम की शुरू होते ही जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़ों का वितरण किया जाता है। मंगलवार को इस शुभ कार्य का शुभारंभ तीर्थनगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के बाहर बैठे साधु संतों और जरूरतमंदों को गर्म कंबल, मोजे, गर्म कैप आदि वितरित कर किया गया। समिति ने इस पुण्य कार्य की शुरुआत जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राज से की। इसके बाद सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह के निज़ाम गेट से, फिर चर्च और गुरुद्वारा से करके देश भर में इसकी शुरुआत की जाती है। इस सेवा कार्य के दौरान नौशाद अली, लखन नेता, आशीष, चेतन, यासिर, भागचंद गुर्जर आदि कई सेवादार मौजूद रहे। सचिव सर्वधर्म एकता समिति के रफ़ी कादरी ने बताया कि हर साल सर्दी के मौसम में ज़रूरतमंदों को गर्म कपड़ों का वितरण कर उनकी सेवा की जाती है। ये सर्वधर्म एकता समिति की तरफ से पिछले 12-13 सालों से सर्दी के मौसम में कंबल वितरित किए जाते हैं। कंबल, गर्म कैप और मोजे, जिसमें आज हमने शुरुआत ब्रह्मा मंदिर पुष्कर राज से की और दूसरा जो हमारा चरण रहेगा वो दरगाह शरीफ के मेन गेट से रहेगा, फिर चर्च और उसके बाद भी गुरुद्वारा। कितने साल से आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं? तकरीबन 12-13 साल हो गए इसको काम करते हैं और हर साल सर्दी के अंदर ये कार्यक्रम दिसंबर स्टार्टिंग में चालू है। और भी कुछ प्रोग्राम करते हैं आप आपकी समिति द्वारा? परिंदे वितरित है, बहुत सारे ऐसे नए काम है, जैसे गाय को चारा डालना, कबूतरों को दाना डालना, ये रोजों के कामों में से है।
और पुलिस प्रशासन के लिए हम सर्दी में एक अनोखी सेवा देते हैं, जो लकड़ी जलाने के लिए जो चौराहे पर रात को सिपाही तैनात रहते हैं, उनको माँ रात को लकड़ी जलाने के लिए वो लकड़ी उपलब्ध करते हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नसीम अख्तर इंसाफ ने ली ब्लॉक कांग्रेस की बैठक। 12 दिसंबर को जयपुर में होने वाली कांग्रेस की महारैली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जयपुर ले जाने की रखी बात। 12 दिसंबर को जयपुर में कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली को लेकर बुधवार को पुष्कर के स्थानीय माली मंदिर में पीसीसी उपाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ की अगुवाई में ब्लॉक कांग्रेस की बैठक रखी गई। पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आसमान छूती महंगाई से आमजन, किसान, मजदूर, महिला सभी वर्ग त्रस्त है। आगामी 12 दिसंबर को जयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई हटाओ महारैली रखी गई है। इसको लेकर पुष्कर ब्लॉक की बैठक ली गई, जिसमें कार्यकर्ताओं से ज़्यादा संख्या में पुष्कर पहुंचने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से 10 बड़ी बसें और 50 छोटे वाहनों में कांग्रेसी कार्यकर्ता जयपुर रैली में भाग लेने पहुंचेंगे। इस दौरान कांग्रेस के नेता हाजी इंसाफ अली, ब्लॉक अध्यक्ष मंजू कोडिया, ताराचंद गहलोत, बाबूलाल दगदी, जगदीश कोडिया, दामोदर मुखिया, घनश्याम सिंह राठौड़, अरुण पाराशर, शरद वैष्णव, सोनू नागोरा, जीएस गौर, राहुल पाराशर, संजय जोशी, आलोक भारद्वाज, रामजतन चौधरी, उमेश सिंह रावत, मधुसूदन पाराशर, भागचंद दगदी, संजय दगदी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। जयपुर में महंगाई हटाओ महारैली का आयोजन होने जा रहा है। पहले ये रैली दिल्ली में होने जा रही थी, केंद्र की मोदी जी की भाजपा की सरकार ने वहाँ परमिशन दी, तो वो रैली अब जयपुर में होने जा रही महारैली। महंगाई हटाओ, महंगाई से आम जन त्रस्त है, मजदूर त्रस्त है, हमारा किसान भाई त्रस्त है, महिला त्रस्त है। मैं तो ये कहूँ आम जन महंगाई से त्रस्त है और महंगाई अपने चरम पर है। उसी को देखते हुए हमारे कांग्रेस के नेतृत्व ने ये रैली का आयोजन किया है। उस रैली में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से ज़्यादा लोग जाएं, इसके तहत पुष्कर ब्लॉक की आज मीटिंग रखी गई है। कल रूपनगढ़ ब्लॉक की मीटिंग रखी जाएगी। तो लोगों को हम सभी ब्लॉक के पदाधिकारियों को, एनएसए, यूथ कांग्रेस, अग्रणी संगठनों को, सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मीटिंग कर उनको आह्वान किया जा रहा है। क्योंकि जिला हेडक्वार्टर की मीटिंग हमारे जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी ने ले ली है। अब हम ब्लॉकों की मीटिंग ले रहे हैं। हमारे पुष्कर विधानसभा के आज पुष्कर ब्लॉक की मीटिंग रखी गई थी, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर जाएँ। हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्र से 10 बड़ी बसें और 50 छोटी गाड़ियां जाएगी, ताकि सभी लोगों को हम लेकर जाएं। और भी अगर लोगों की रिक्वायरमेंट होगी तो हम और भी गाड़ियां लगाएंगे। रामगंज थाना अंतर्गत एचएमटी के नजदीक खुलेआम खेला जा रहा है सट्टा। खाईवाली का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस पर उठे सवाल। पुलिस कप्तान विकास शर्मा के द्वारा अवैध जुए सट्टे के कारोबार पर समस्त थाना प्रभारियों को लगाम लगाने के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके रामगंज थाना अंतर्गत एचएमटी के नज़दीक एक डेयरी बूथ के पास खुलेआम ताश पत्ती से जुआ सट्टा और खाईवाली की जा रही है, जिसका वीडियो वायरल हो चुका है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। बाकी पंजों को आई रही हो आ जाओ। 690 बड़ी। हेलो हाँ